बीबीसी दुनिया में आज देखिए इस्राइल पर हमास के हमले का 1 साल। इस्राइल पर हमास के हमले और गाजा में छिड़ी जंग का 1 साल। अब तक 40,000 से ज्यादा मौतें, लाखों विस्थापित। वहीं अब भी हमास के कैद से अपनों की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं कई इस्राइली परिवार। 7 अक्टूबर के हमले का 1 साल पूरा होने पर इस्राइल समेत दुनिया भर में कई जगहों पर प्रदर्शनों के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। इस बीच हमास ने इस्राइल पर दागे रॉकेट। वहीं जारी है लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्राइली कार्रवाई। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों को रोकने में कैसे नाकाम हुई थी इस्राइली सेना, ये भी जानेंगे कवर स्टोरी में, मगर पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के कराची शहर में एयरपोर्ट के पास संदिग्ध आत्मघाती बम हमले में चीन के 2 इंजीनियर्स की मौत, 10 घायल। रविवार रात को हुए धमाके को पाकिस्तानी सेना ने करार दिया आतंकवादी हमला। अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। मेक्सिको के युक्तान प्रायद्वीप के पास चक्रवाती तूफान, मिल्टन ने अचानक पकड़ी रफ्तार। कैटेगरी 4 का है ये बेहद खतरनाक हरिकेन। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य तक हाई अलर्ट जारी। हाल ही में यहां हेलन तूफान ने मचाई थी तबाही। 1 साल पहले आज ही के दिन पूरी दुनिया हैरान रह गई थी जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर धावा बोला, कईयों की हत्या की, कईयों को बंधक बना लिया। फिर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की जो आज तक जारी है। इस दौरान गाजा में जान माल का भारी नुकसान हुआ। संघर्ष विराम करवाने और हमास के कैद से बंधकों को छुड़ाने की कई कोशिशें भी हुई, मगर सब नाकाम। अब तो ये जंग लेबनान तक फैल चुकी है और बात ईरान और इजराइल में सीधे टकराव तक आ पहुंची है। इसी की बात कवर स्टोरी में। एक साल पहले हमास ने इस्राइल पर हमला कर करीब 1200 लोगों को मार दिया, 250 लोगों को बंदी बना लिया और इन सब लोगों की याद में आज इस्राइल में कई आयोजन किए जा रहे हैं। इस्राइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने एक शोक सभा में हिस्सा लिया। इस सभा का आयोजन उसी जगह हुआ जहां नोआ म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था। यहाँ 350 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उधर यरूशलेम में सूरज उगने से पहले ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कई लोगों ने हमास की गिरफ्त में मौजूद बंधकों की तस्वीरों को हाथ में पकड़ा हुआ था। उन्होंने इस्राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मांग की कि वो बंधकों की वापसी को सुनिश्चित करें। वहीं गाजा में मौजूद हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक बीते 1 साल में गाजा में इस्राइल की सैन्य कार्रवाई की वजह से करीब 42,000 फलस्तीनी मारे गए हैं। इस बीच हमास ने आज इस्राइली शहर तेल अवीव को निशाना बनाते हुए फिर से रॉकेट दागे। इस्राइली सेना का कहना है कि कई रॉकेट्स को बीच में ही मार गिराया गया। इस्राइली सेना ने गाजा के दक्षिणी हिस्से में नया अभियान चलाने की भी बात कही। इससे पहले उसने कहा था कि सेंट्रल गाजा में एक हॉस्पिटल में हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया गया। हमास के तहत काम करने वाले गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बीते रोज हुए इस्राइली हमले में 39 लोग मारे गए हैं। और 1 साल बाद आज भी हमास के खिलाफ इस्राइल की कार्रवाई को लेकर इस्राइल के लोगों की राय बटी हुई है। इस पर और जानकारी दे रही हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता योलान नेल। आज सुबह से ही किबुत्ज रीम के पास श्रद्धांजलि कार्यक्रम में काफी ज्यादा लोग जमा हुए थे। राष्ट्रपति की अगुवाई में यहाँ मौन रखा गया। लेकिन गजा में जारी जंग जिस तरह से आगे बढ़ी है, उसे लेकर इसराइल में आंतरिक विभाजन भी यहाँ साफ दिखा, खासकर गजा से बंधकों को वापस लाने को लेकर। यहाँ सरकार की ओर से एक आधिकारिक कार्यक्रम भी हुआ जिसमें मौके पर कोई मौजूद नहीं था। इसका टीवी पर प्रसारण होगा। इसके अलावा भी एक कार्यक्रम होगा जिसमें 1 साल पहले 7 अक्टूबर को हुए हमले में सीधे तौर पर प्रभावित लोग शामिल होंगे। बीबीसी के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बोवन ने बीते 12 महीनों से जारी जंग की पड़ताल की कि इस जंग ने इस्राइल में लोगों की जिंदगी कैसे बदल दी और गाजा में कैसे हालात है, जहां इस्राइल की जवाबी कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए हैं। देखिए उनकी रिपोर्ट जो गाजा की सीमा से लगते किबुत्ज कफर अज़ा से शुरू होती है, उसी जगह से जहां बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने हमला किया था। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। किबुत्ज कफर अज़ा में हुए हमले से बचे लोग फिर यहां रहने नहीं आए। तब से ये जगह वीरान ही है। सीमा के पास की ये जगह सबसे पहले हमास का निशाना बनी। उन्होंने यहाँ 60 लोगों को मार डाला और 19 को बंधक बनाकर गजा ले गए। ये आवाज़ गजा की ओर जा रहे इस्राएली ड्रोन्स की है। बाद में हमें हमलों की आवाज़ सुनाई दी थी। शोक में डूबे परिवारों और गमगीन देश से
उनके प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हमास पर पूरी तरह फतह हासिल करेंगे। 1 साल बाद हमास अब भी लड़ रहा है। इस घर के आसपास की जमीन खुदी हुई है। ये निरेल जीनी और उनकी मंगेतर नीव रेविव का घर था। दोनों को हमास ने मार डाला। निरेल के पिता ने अपने बेटे का सिर ढूंढने के लिए हफ्ते बिता दिए, मगर वो उन्हें नहीं मिला। एक पड़ोसी ने कहा कि हमले के वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो एक बुरा सपना चल रहा हो। हम अभी भी सदमे में हैं। ऐसा नहीं है कि हम सदमे को झेल चुके हैं, हम अभी भी उसे झेल रहे हैं। हम जंग में हैं। मेरी जीत तभी होगी जब मैं अपने बेटे और बेटी और नाती पोतों के साथ यहाँ शांति से रहूंगा। इसराइलियों के लिए कफर अज़ा और वो बाकी जगहें जहां हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था, एक गहरे और ताज़ा सदमे की याद बन गई है। यहाँ जो डरावनी चीज़ें हुई, उनकी वजह से ही ज़्यादातर इसराइली हर उस काम को सही ठहराते हैं जो उसके बाद इसराइल ने किया है। 7 अक्टूबर के हमले के 3 दिन बाद इसराइली सेना हमें कफर अज़ा का मंजर दिखाने लाई। तब भी वो हमास के साथ लड़ रही थी। तब से जारी युद्ध ने ये भ्रम तोड़ दिया है कि मध्य पूर्व पुराने विवादों को सुलझाए बिना भी शांति से रह सकता है। मारे जाने के बाद वहीं पड़े हमास के लड़ाकों को इसराइलियों ने ऐसे दुश्मनों के तौर पर देखा जिन्हें ईरान ने उनके देश को तबाह करने के लिए फंड दिया था। और हमले के बाद लाए जा रहे मृत इसराइलियों को नाज़ियों के किए उस होलोकॉस्ट की तरह देखा गया जिसमें 60 लाख यहूदी मारे गए थे। इन सैनिकों को उत्तर में लेबनान के साथ लगती सीमा पर तैनात किया जा रहा था। 1 साल बाद इसराइल और ईरान सीधे संघर्ष में उलझते हुए बड़ी जंग की ओर बढ़ रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बड़ा बदला लेने का वादा किया है। इसराइली रक्षा मंत्री कहते हैं कि गजा में उनकी लड़ाई जानवर जैसे इंसानों से है और उनसे वैसे ही निपटा जाएगा। गजा सिटी 1 साल पहले ऐसा दिखता था। हमास ने बीबीसी को बताया कि उसने इसराइल पर इसलिए हमला किया ताकि फ़लस्तीनियों की ओर दुनिया का ध्यान खींच सकें। उपग्रह से किया विश्लेषण बताता है कि इसराइल ने गजा की करीब 60% इमारतों को तबाह किया है या नुकसान पहुंचाया है। और अब जैसे जैसे लेबनान में जंग तेज हो रही है, राजधानी बैरूत में डर बढ़ रहा है कि वहां भी ऐसे ही हालात ना हो जाएं। अब तक करीब 42,000 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर आम लोग थे। 10,000 लापता हैं और शायद मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अंदाजा है कि मरने वालों और घायलों में करीब 40% बच्चे हैं। इसराइल जोर देकर कहता है कि वो युद्ध के नियमों का पालन करते हुए आम लोगों को बचाता है और वो इंटरनेशनल कोर्ट में दक्षिण अफ्रीका की ओर से लगाए जनसंहार के आरोपों को खारिज करता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा के 20 लाख से ज्यादा लोग खाना, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने से मानवीय आपदा से जूझ रहे हैं। फलस्तीनी परिवारों को इसराइल के आदेश पर कई बार विस्थापित होना पड़ा। बीबीसी वेरीफाई ने देखा कि कितनी जल्दी नए कैंप बनते चले गए। इसराइली कहते हैं कि वो आम लोगों को बचा रहे हैं, मगर यूएन का कहना है कोई जगह सुरक्षित नहीं। इसराइल पत्रकारों को गजा नहीं जाने देता। ऐसे में भरोसेमंद फलस्तीनी सहकर्मियों ने इंसाफ और उनके परिवार को अल मवासी में फिल्माया, वो जगह जिसे सुरक्षित बताया गया, मगर यहाँ कम से कम 18 इसराइली हमले हुए। इंसाफ और उनके परिवार को 15 बार जगह बदलनी पड़ी। हम सलाह अल दीन सड़क पर चल रहे थे कि तभी कार पर हमला हुआ। हमने इसे जलते हुए देखा। बाईं ओर लोग मर रहे थे और दाईं ओर भी लोग मर रहे थे। बमों के कारण जानवर इधर उधर गिर रहे थे। तब हमने कहा कि बस अब हम खत्म, अगला रॉकेट हम पर गिरेगा। और दूसरे छोर पर बसे फलस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक में भी हिंसा और लोगों के मारे जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी। ये जेनिन है। यहाँ कई सारे इसराइली हमले भी स्थानीय हथियारबंद फलस्तीनी लड़ाकों को नहीं रोक पाए। यहाँ मारे गए लोगों से ये कब्रिस्तान भर रहे हैं। गजा में जारी जंग ने दोनों पक्षों को और कट्टरपंथी बना दिया है। वेस्ट बैंक पहले से ही मध्य पूर्व में जारी कई गंभीर संघर्षों का हिस्सा है। अगर इसराइल और ईरान खुली जंग की ओर बढ़ते रहे तो यहाँ एक बड़ा धमाका हो सकता है। गजा में जंग से शुरू हुए बुरे सपने ने मध्य पूर्व तक फैलना और इसे सुलगाना शुरू कर दिया है।
गजा में संघर्ष विराम पर सहमति बनी तो इस संकट का अंत हो सकता है और कूटनीति के लिए जगह भी बन सकती है। शायद इससे गजा में जारी जंग भी खत्म हो जाए, या शायद इसके लिए अब देर हो चुकी है। इजरायली सेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है, लेकिन 7 अक्टूबर को जब हमास के बंदूकधारियों ने इजराइल और गजा के बीच सुरक्षा नाके को तोड़ा, तब वो उन्हें संभाल नहीं पाई। सीमा से चंद किलोमीटर दूर नहाल ओज सैन्य अड्डे पर सबसे पहले हमला हुआ था। बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनिसन ने जानना चाहा कि 1 साल पहले कैसे ये सैन्य अड्डा हमास को रोक नहीं पाया। देखिए उनकी रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के बंदूकधारियों ने नहाल ओज पर हमले शुरू कर दिए, जो गजा की सीमा से सटा सबसे नजदीकी इस्राएली सैन्य अड्डा है। जमीन और हवा दोनों तरह से हमले जारी रहे। हमले के लिए ड्रोन्स, यहां तक कि पैराग्लाइडर्स का भी इस्तेमाल हुआ और कुछ ही घंटों में इस बेस पर हमास ने कब्जा कर लिया। 60 से ज्यादा इस्राएली सैनिक मारे गए। जिन लोगों को बंधक बनाया गया उनमें 19 साल की नामा लेवी भी थीं। वो उनकी नौकरी का दूसरा ही दिन था। खून से लथपथ और दीवार से सटकर खड़ी नामा ने कहा, फलस्तीन में भी मेरे दोस्त हैं। उन्हें गजा ले जाया गया, जहां वो 12 महीने तक रहीं। जब मैंने उसे घायल हालत में उन डरावने लम्हों से गुजरते देखा तो मुझे लगा कि वो ऐसा ही कुछ कहेगी कि मैं शांति के लिए काम करने वाले एक संगठन से जुड़ी हूँ और मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, फ़लस्तीन में मेरे दोस्त हैं। तो मेरी नामा ऐसी ही थी। नामा एक सैनिक तो थीं, लेकिन उनका काम एक स्पॉटर का था। वो इस्राएली सेना की उन दर्जनों निहत्थी युवा लड़कियों में से थीं जिनका काम निगरानी कैमरों से गजा में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना था। उन्हें बताया गया था कि हमास सालों से कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। इस तरह के वीडियो में हमास के लड़ाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहाल ओज बेस अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और वहां काम करने वाली कुछ महिला स्पॉटर्स सवाल कर रही हैं कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता क्यों नहीं थी। शैरन उन कुछ लोगों में हैं जो जिंदा बच निकलने में कामयाब हुई। वो अपनी असल पहचान जाहिर नहीं करना चाहती और उनके इन शब्दों को बीबीसी के एक प्रोड्यूसर ने आवाज दी है। उन्होंने मुझसे कहा कि उठो, दरवाजे के बाहर आतंकवादी खड़े हैं। मुझे लगा ये झूठ है, क्योंकि ये मानना मुश्किल था कि वो अंदर मिलिट्री बेस के अंदर घुस जाएंगे। हमने और अधिक मदद के लिए फोन घुमाए, पर मुझे याद है उन्होंने कहा कि कोई बैकअप नहीं है, कोई नहीं आ सकता। और ये कहने वाली वो इकलौती नहीं है कि अगर नहाल ओज में और सैनिकों की तैनाती होती तो वो हमास को सैकड़ों इसराइलियों की जान लेने से रोक सकते थे। अगर वो पोस्ट मजबूत होती और हमास को पीछे धकेल दिया जाता तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। पर भले ही नहाल ओज और दूसरे मिलिट्री पोस्ट बहादुरी से खड़े थे, अलग अलग मोर्चे पर लड़ रहे थे, इस कब्जे को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता था। हाँ, पर इससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। सैकड़ों जानें बच सकती थीं। और मारे जाने वाले या बंधक बना लिए गए इसराइलियों के परिवार जवाब चाहते हैं। और सुरक्षा और टैंक्स, सेना की टुकड़ियां होनी चाहिए थी। इसे समझना बहुत दर्दनाक है। 1 साल हो चुका है और अब भी ऐसे कई सवाल बने हुए हैं। खुफिया जानकारियों को नजरअंदाज क्यों किया गया? दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक को अपने से कहीं कमतर ताकत के सामने घुटने क्यों टेकने पड़े? नहाल ओज, जिसे सबसे पहले देश का बचाव करना चाहिए था, उसे लेकर इस्राएली सेना कहती है कि उस रोज वहां जो कुछ हुआ उसकी जांच जारी है। और अब इसराइल लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह से संघर्ष कर रहा है। इस्राएली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह लगातार सीमा पार लेबनान से रॉकेट दाग रहा है। वहीं इजराइल लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चला रहा है और उसने राजधानी बेरूत में भी हमले जारी रखे हैं। तो एक जंग अभी खत्म नहीं हुई है और दूसरे मोर्चे खुल रहे हैं। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पे मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी के वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और YouTube चैनल पर लाइव।